हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं रामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। किसान आंदोलन एक अंतहीन सड़क की तरह हो गया है जो खत्म ही नहीं हो रहा। 10 या 20 नहीं, आंदोलन को 115 दिन हो चुके हैं, अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकला। वही गठबंधन सरकार के मंत्रियों का विरोध अभी भी जारी है। किसान लगातार कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जब तक MSP पर उन्हें लिखित गारंटी नहीं मिलती, कानूनन गारंटी नहीं मिलती, वो दिल्ली की दहलीज से नहीं हटेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें सालों साल बॉर्डर पर बैठना पड़े। किसान आंदोलन को 115 दिन हो चुके हैं। बीते 115 दिन से अभी तक इस विवाद का समाधान नहीं निकल पाया है। वहीं अभी भी सरकार के मंत्रियों का विरोध हरियाणा के कई गांवों में किसानों की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से विरोध प्रदर्शनों के दौरान होने वाली क्षति के लिए वसूली का बिल लाया गया है, लेकिन इन सब के बावजूद अभी भी किसान गठबंधन के नेताओं का विरोध करने से नहीं चूक रहे। उधर सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि वसूली बिल का किसान आंदोलन से कोई ताल्लुक नहीं है। शनिवार को बीजेपी सांसद नायब सैनी को कैथल पहुंचने पर विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। कैथल की पुंडरी में नायब सैनी को किसानों ने काले झंडे दिखाए और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। इस दौरान पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया। उधर जब नायब सैनी से मीडिया ने किसान आंदोलन के समाधान को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वो किसानों को कृषि कानूनों की जानकारी दे रहे हैं, इससे किसानों की आय दोगुनी होगी। प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किसान और उनके बीच बस एक फोन कॉल की दूरी है, जल्द ही इस समस्या का समाधान होगा। किसी किसान ने ऐसी बात नहीं कि भारी संख्या के अंदर किसान मौजूद थे, उनसे मैंने बातचीत किया है और मैंने कहा भी अगर कहीं आपको इसके अंदर कोई दिक्कत महसूस हो रही है, कोई आपको इससे कोई समझ में नहीं आ रही है कोई बात, उसको लेकर के डीपली चर्चा की है, तो किसानों ने उसके अंदर कहा है भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई दिक्कत जब आएगी तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उधर सरकार के विरोध के चलते किसान नेता एक्शन मोड में हैं और लगातार केंद्र के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। शनिवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी फतेहाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों के साथ मुलाकात की। इस मौके पर पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हुए चढ़ूनी ने कहा कि बीजेपी की बंगाल में हार होने वाली है। बीजेपी हारेगी, पश्चिमी बंगाल में बीजेपी हारेगी और बहुत बुरी तरह हारेगी और पूरे देश में जहां भी चुनाव होगा वहीं पे जाके इसकी मुखालफत करेंगे। सभी प्रदेशों में हारेगी, अकेले पश्चिमी बंगाल में नहीं हारेगी, जहां जहां चुनाव है सभी जगह हारेगी। वहीं शनिवार को ढांसा बॉर्डर पर दिल्ली जाने के लिए आवाजाही भी शुरू हो गई है। किसानों ने प्रशासन को घेरते हुए कहा कि उन्होंने कोई बॉर्डर जाम नहीं किया था, वो तो रोड के एक तरफ बैठे थे। खुद प्रशासन ने एक तरफ के रास्ते को रोक रखा था, जिसको अब खोल दिया गया है। शुरू दिन से जब से ढांसा बॉर्डर धरना चला तो ये प्रशासन ने दोनों तरफ के रोड ब्लॉक कर रखे थे, बड़े बड़े पत्थर और बैरिकेड और पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस को यहाँ पर तैनात कर रखा था। किसानों ने तो कभी रास्ता रोका ही नहीं, किसान तो शांतिपूर्वक ढंग से अपने बैठा है। और आज इन्होंने कभी ये फेंसिंग, कभी किले बिछवा दी, मतलब बॉर्डरों पे, और एक तरफ का रास्ता खुल गया तो किसानों ने तो कभी कोई दिक्कत किसी को करी ही नहीं। और आज ये हमारा एक तरफ का जो ये बॉर्डर पे ये किसान भाई बैठे हैं, ये बैठे रहेंगे, ये जब तक काले कानून वापिस नहीं हो जाते, ये धरना ऐसे ही शांतिपूर्वक चलता रहेगा। कई मौसम बीत जाने के बाद भी आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और सरकार भी इस मसले पर कोई समाधान का रास्ता नहीं निकाल रही। ऐसे में किसानों ने भी गर्मी
गर्मी से बचने के लिए कूलरों का इंतजाम करना शुरू कर दिया है। वहीं अब सवाल यही सामने आ रहा है कि इस तरह से अन्नदाता कब तक दिल्ली की दहलीज पर बैठे रहेंगे और इस मसले पर गतिरोध कब खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। अंतहीन संघर्ष का समाधान कब? प्राइम टाइम डिबेट में हम इसी का जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले एसटीवी हरियाणा न्यूज लगातार एक सवाल पूछ रहा है। आज का सवाल देखें एक बार फिर से। क्या संपत्ति क्षति वसूली बिल आने के बाद किसानों द्वारा बीजेपी जेजेपी नेताओं का विरोध पहले के मुकाबले और तेज हुआ है? हाँ के लिए आपको यस टाइप करना है। अगर आपका जवाब ना है तो आप नो को टाइप कीजिए और अपने जवाब को 9999432146 पर आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम समझना चाह रहे हैं कि आखिर ये किसानों की जो नाराजगी है वो दिनों दिन बढ़ रही है, उसके बावजूद भी समाधान की दिशा में आंदोलन क्यों नहीं जा रहा। एक बार फिर सवाल पढ़ देती हूं। क्या संपत्ति क्षति वसूली बिल आने के बाद किसानों द्वारा बीजेपी जेजेपी नेताओं का विरोध तेज हुआ है? हाँ के लिए यस टाइप करें, ना के लिए नो को टाइप करना है आपको और अपने जवाब को 9999432146 पर आप हमें व्हाट्सएप करें। तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें हैं जब बीजेपी सांसद का विरोध किया, किसान पहुंच गए विरोध दर्ज कराने के लिए, नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ विरोध किया उन्होंने और उन्हें पुलिस की गाड़ियों में भरकर ले जाया गया। किसान अब ये पूछ रहे हैं कि हम विरोध दर्ज करा रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, हिंसक नहीं हुए तो हमें क्यों पुलिस पकड़ के ले गई? ये वही गाड़ी है जिसमें किसानों को भरकर ले जाया गया। हालांकि कैमरे पर किसान बार बार ये कह रहे थे कि हम अपना विरोध दर्ज करा रहे, हमारा हक है, हम हिंसक नहीं हुए, लेकिन हमें हिरासत में लिया गया और पुलिस वहां से थाने लेकर गई। किसानों ने गर्मियों की तैयारी भी कर ली है और हम लगातार आपको हरियाणा न्यूज पर ये रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं कि गर्मियों के लिए वो किस तरह से एक पक्के रिहाइश का प्रबंध कर रहे हैं जहां पर उन्हें सूर्य के प्रकोप को ना झेलना पड़े। उन्होंने कड़ाके की ठंड झेली है और अब वो गर्मियों से बचना चाहते हैं। तेज गर्मी में चिलचिलाते धूप में जलना नहीं चाहते, लेकिन ये भी चाहते हैं कि सरकार उनकी मांग सुन ले। कहीं ना कहीं पता है किसानों को कि ये लड़ाई, ये आंदोलन बहुत लंबा चलने वाला है, लड़ाई लंबी है और इसलिए अब गर्मियों की तैयारियां भी उनकी तरफ से शुरू कर दी गई हैं। तो ये तमाम चीजें दोनों पक्षों की तरफ से देखते हुए इस सवाल के साथ हम प्राइम टाइम डिबेट में आपके बीच बैठे हैं, पहुंचे हैं ये जानने के लिए कि इस अंतहीन संघर्ष का समाधान कब और क्या, क्योंकि कब और क्या का कोई जवाब मिल नहीं रहा। पिछले दिनों हमने ये देखा जरूर कि 11 दौर की बैठक हुई। हर बैठक से एक उम्मीद लगाकर आप और हम बैठ जाते थे कि शायद अब अन्नदाता अपने घरों को लौटेंगे, कुछ तो बात बनेगी ही। कहते हैं कि दुनिया के बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स का समाधान एक टेबल पर हो जाता है, लेकिन यहाँ तो टेबल को लेकर ही क्वेश्चन खड़े हो गए। सरकार लास्ट में यह कहने लगी कि पहले टेबल को छोटा कीजिए, यानी कि कम मात्रा में, कम संख्या में किसान हमारे पास आए और हम उनसे बात करें। टेबल लंबा है, टेबल बड़ी है, इसलिए हम बात नहीं कर पा रहे हैं। किसान नेता दर्शन ढांडा हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़े हैं ज्यादा बातचीत के लिए। दर्शन ढांडा जी, एक बार फिर हरियाणा न्यूज स्वागत करता है आपका। आंदोलन लगातार जारी है, रोजाना एक नया अभियान हम देख रहे हैं, लेकिन आपके इस संघर्ष का कोई समाधान दिख नहीं रहा है। जी बहन जी, देखिए समाधान तो इसका होगा और सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार जो है ना, ये केवल वोट की चोट की भाषा समझती है। जब ये 5 स्टेट में चुनाव हो जाएंगे और इनको मुंह की खानी पड़ेगी, तब ये समाधान के ऊपर भी आएंगे और उसकी एक छोटी सी किरण आज दिखाई भी देने लगी है। क्योंकि मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की कहने पर एक 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, जिसमें
प्रो बीजेपी लोग ज्यादा थे, उसमें से एक ने इस्तीफा दे दिया था जी। और 3 रह गए थे। उस जो रिपोर्ट उसने तैयार की है, हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा से उन्होंने बात नहीं की और ना ही संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले ही कह दिया था कि ये लोग तो पहले से ही इन कानूनों के समर्थन में हैं, तो हम इनके साथ बात नहीं करेंगे जी। लेकिन उसके बावजूद भी उसने पता नहीं किन किसान संगठनों के साथ बात की है या किन किसानों के साथ बात की है, लेकिन उसके अंदर एक बात निकल कर आ रही है कि उस कमेटी ने भी इतनी बात कहनी शुरू कर दी है कि एमएसपी को कानून तो बनाना ही पड़ेगा। देखिए, ये संयुक्त किसान मोर्चा की और हिंदुस्तान के किसानों की और हिंदुस्तान की आम जनता की, गरीब और मजदूर की जो ये बड़ी बात थी, उसके ऊपर तो सरकार ने मानना शुरू कर दिया है। अब समस्या इनके सामने क्या है, बीजेपी वालों के सामने, कि इन्होंने पहले से ही जो ये गोदाम बनवा दिए थे, जो कि 2019 से पहले से शुरू हुए हैं जी। तो ये जो इतना सारा इन्होंने पैसा लगवा लिया, इनको वादा करके और बिना जनता से पूछे और किसानों के पीठ में छुरा घोंप कर जिस प्रकार का इन्होंने काम किया, तो अब ये जवाबदेही करनी इनके लिए मुश्किल हो रही है। इसलिए ये कानून वापस लेने से आनाकानी कर रहे हैं। लेकिन ये कानून वापस लेने पड़ेंगे बहन जी, उसका कारण सीधा सा है कि आज विश्व स्तर के ऊपर ये बात होनी शुरू हो गई है। आज देखिए, जो अमेरिका के सीनेटर है, सीनियर सीनेटर है और जो विदेशी मामलों को देखते हैं, मिस्टर रॉबर्ट, तो उन्होंने भी साफ शब्दों में कहा है कि किसान की मांग जायज है और किसान के साथ भारत सरकार को बात करनी होगी, उनका समाधान करना होगा। इसके अलावा उन्होंने अन्य भी कई बातों पर चर्चा रखी है, अपनी बात रखी और एक लेटर भेजा है, राष्ट्रपति को एक लेटर भेजा है, जबकि 5-7 दिन बाद वो आने वाले हैं यहाँ पर। उससे पहले उन्होंने एक लेटर भेज दिया है कि किसानों का जो आंदोलन अपने चरम पर है और इनके ऊपर तरह तरह से अत्याचार किया जा रहा है, इनको किसी न किसी तरह से दबाया जा रहा है, बुरी तरह से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, दमन किया जा रहा है, तो उसके ऊपर विदेशों से, बहुत सारे देशों से आवाज आने लगी है। और अमेरिका जैसे देश ने भी ये साफ शब्दों में कहा है, नमिका जी सीनेटर ने, कि किसानों की मांग जायज है और सरकार को ये बात माननी होगी, आज नहीं तो कल माननी होगी, और 500 स्टेटों में ये हारने के बाद तो मानेंगे बहन जी। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि वोट की चोट के अलावा और कोई समाधान नहीं है, सरकार नहीं सुनेगी। मतलब सरकार जो कह रही है कि हमने जो आखिरी मसौदा दे दिया है उस पर मन बनाकर आ जाइए, फिर हम साथ में बैठकर देख लेते हैं कि कैसे संशोधन करना है या क्या नई चीजें आपको ऐड करानी है, कहाँ आपको आपत्ति है, तो आप लोग वो नहीं सुनेंगे तोमर साहब की बात। ये तय है कि अब उस मसौदे पर कोई बात नहीं होगी, है ना? बहन जी देखिए, बिल्कुल भी नहीं। जिस बात को पहले से ही इनकार किया जा चुका है कि ये तीनों कानून जो है वो किसानों की मौत के फरमान हैं, और किसानों की मौत के फरमान पर खुद वो अपनी सहमति कैसे जता देगा जब उसकी फसलों और नस्लों का सवाल हो, तो वो भला हाँ कैसे भर देगा। और किसान तो अंग्रेजों के सामने भी नहीं झुका था बहन जी, तो ये तो गोरे अंग्रेज थे, वो तो ये तो काले ही हैं, इनके सामने झुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। गोरे काले नहीं सर, ये देख रहा है कि तुम्हारी नस्लें और फसलें खत्म हो जाएगी। जी ठीक है सर, सरकार ये कह रही है कि जब हम ये कानून लेकर आए थे तब जो शुरुआती आपत्ति थी जो महीनों चली थी किसानों की या विपक्ष की, वो ये कि एमएसपी खत्म हो जाएगी और मंडियां खत्म हो जाएंगी। अब एक के बाद एक जिस तरह से चीजें गिना दी गई और फिर आप लोग ये लगातार कहने लग गए और 115 दिनों से आंदोलन करते हुए हो गया सर आपको, क्या आप कानून ही वापस ले लीजिए और नहीं तो हम घर वापस नहीं जाएंगे। सरकार कह रही है कि पहले केवल एमएसपी और मंडी की चिंता थी, जब उसका जवाब दे दिया तो अब ये मांगे रखी जा रही हैं, इसे हम पूरा नहीं कर सकते, कानून किसी भी सूरत में वापस नहीं होंगे, ये भी कहना है सरकार का। वो संशोधन को तैयार है। क्या 1% भी, 1% भी किसान संशोधन पर मन बना सकता है अगर एमएसपी की आपको कानूनन गारंटी मिल जाए? दर्शन ढांडा आपके लिए सवाल था। सबसे मुख्य बात तो मैं आपको, जी बहुत बड़ी बात कही आपने ये सवाल के जरिए, तो मैं आपका बिल्कुल सम्मान करते हुए इस बात का जवाब देता हूं। सबसे पहले बात तो ये कि एमएसपी पर कानून पहले बने,
एमएसपी पर जब कानून बन जाएगा तो उसके बाद एक बीच का रास्ता निकालने पर संयुक्त किसान मोर्चा जरूर विचार करेगा। क्योंकि अगर इनके ये कानून इन्होंने शुरू में बहन जी जिस वक्त ये 11 दौर की वार्तालाप हुई, तो पहली वार्तालाप की बात कह रहा हूं मैं। पहली वार्तालाप में बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि आप एक कमी गिना दीजिए, एक कमी इन कानूनों में, तो हम ये कानून वापस ले लेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 कमियां गिनाई और उसके अनुसार ये मानते चले गए कि हाँ हमारे कानून में कमियां हैं, और फिर उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया कि संशोधन कर देंगे। जब ये बात थी कि एक कमी गिना दीजिए हम वापस ले लेंगे, हमने 27 गिनाई, ये संशोधन की बात कर रहे हैं। तो इसका अर्थ ये तो तय हो गया ना कि ये कानून और इनकी भावना ना तो साफ है ना सफेद है, बल्कि ये कानून भी काले और इनकी भावना भी काली है। बहुत बड़ी बात आपने कही है। अभी दर्शन ढांडा जी सुनिए, आपने क्या कहा? अगर दर्शन ढांडा जी आपने कहा कि अगर एमएसपी पर कानूनन गारंटी आपको मिल जाता है तो संयुक्त किसान मोर्चा संशोधन पर विचार कर सकता है, मतलब रेडी हो सकते हैं आप लोग संशोधन पर, है ना? जी ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। सबसे पहले तो एमएसपी को कानूनन गारंटी दें, उसके बाद फिर अगली बात। ठीक है, दो खास और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप देख पा रहे हैं महिमा सिंह है प्रवक्ता कांग्रेस, और हमारे साथ सुखबीर तंवर है प्रवक्ता इनेलो। हम बीजेपी के साथ भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि जवाब वही देंगे। लेकिन महिमा सिंह जी, क्या एमएसपी पर कानूनन गारंटी को लेकर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए? प्रधानमंत्री ने सदन के भीतर ये जरूर कहा कि एमएसपी थी, है और रहेगी, तो फिर कानूनन गारंटी देने में क्या प्रॉब्लम है? अब ये क्या प्रॉब्लम है अनामिका जी, ये तो मुझे लगता है भाजपा के प्रतिनिधि बताएंगे। बिल्कुल वो बताएंगे, लेकिन ये जवाब लेकर तो आप आएंगे ना सर, विपक्ष में बैठी मैम आप, तो ये जवाब आप लोग कब मैं एक ही बात कहूंगी अनामिका जी, यहाँ पर इस गारंटी की आवश्यकता क्या है यहाँ, उसकी मैं टिप्पणी कर देती हूँ। जरूर। देखिए, अभी हाल ही में जो बात हम लोग कहते आ रहे हैं, लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि आप जो बात कह रहे हैं कथनी और करनी में फर्क होगा। कल को जब कॉन्ट्रैक्ट्स में, जब अनुबंधों में किसान जुड़ेंगे तो वहां पर उनको लीगल एडवाइस देने वाला, उनको लीगल रेमेडीज देने वाला कोई होगा नहीं। अभी हाल ही में अनामिका जी मध्य प्रदेश के इंदौर के अंदर एक घटना हुई जहां किसानों से 50 एकड़ की खेती करवा करके आलू उगवाए गए, और उसके बाद वो आलू व्यापारियों ने, जिनके साथ अनुबंध हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उन व्यापारियों ने आलू ले लिए किसानों से। उसके बाद बहुत दिन तक कल आज होता रहा, करोड़ों रुपए की उनकी पेमेंट थी जो धनराशि किसानों को दी जानी थी, और उसके बाद वो जो दुकानदार है वो वहां पर कहीं टोहने से पाया नहीं, उसकी दुकान पर ताला लग गया। अब आज बताइए कि मध्य प्रदेश के अंदर तो भाजपा की सरकार है, क्या है वहां पर कोई नेता ऐसा, क्या है यहाँ भाजपा का कोई प्रतिनिधि ऐसा जो इस बात को सुनिश्चित कर देगा कि इस तरह से जब भी कॉन्ट्रैक्ट्स की अवहेलना होगी, अनुबंधों की अवहेलना होगी, तो कि हम जाकर के खड़े होंगे? ना तो आप गए उन्हें समझाने के लिए कि कानून ये है, और आज तक नहीं समझा पाए, वो वहां कूलर लगाने तक की नौबत आ गई, जैसा आप बता रही थी, मैं सुन रही थी। लेकिन आज तक उन्हें ये नहीं समझा पाए। कहने को तो 1 फोन कॉल अवे हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं वी आर जस्ट 1 फोन कॉल अवे, पर क्या वो एक फोन कॉल लगा ली है हमने किसानों को? क्या हमने उनसे जुड़ने का प्रयास कर लिया है? किसी एक्चुअल सरफेस पर, किसी असल मायने में क्या हमने वो उनको दिखाया है कि हम उनके लिए करने? लेकिन हमने क्या दिखाया है? हम तो विधेयक ले आए कि आंदोलन से जिस संपत्ति का नुकसान होगा उसकी भरपाई आंदोलनकारियों को करनी होगी। पहले आंदोलन जीवी बोलते हैं संसद के अंदर, और उसके बाद कहते हैं भरपाई करनी होगी। अरे सरकार ये जवाब दे दे कि जिन किसानों ने जान गंवाई है उसके जिम्मेदार कौन है? सरकार। तो उनकी भरपाई कौन करेगा? सरकार इस विधेयक के साथ साथ एक विधेयक ये भी ले आए, अब एमएसपी नहीं अनामिका जी, अब तो ये विधेयक में लाने की जरूरत है कि सरकारी संपत्ति या जो सार्वजनिक संपत्ति है वो सार्वजनिक संपत्ति, और जो आपके लोगों की, आपके सब्जेक्ट्स की जान है वो किसकी जिम्मेदारी है, उसको लेकर के विधेयक कौन लेकर के आएगा? एक के बाद एक विनाशकाली विपरीत बुद्धि को लेकर के जो कदम उठाते जा रहे हैं, एक के बाद एक अपने तबाही के कदम उठाते जा रहे हैं। और यहाँ पर मुझे 2 पंक्तियां याद आ रही हैं, वो मैं जरूर कह देती हूँ। दुष्यंत कुमार जी की पंक्तियां हैं अनामिका जी। जरूर तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं,
तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। चलिए, मैं आपके और दर्शन ढांडा के सवालों का जवाब लूंगी, लेकिन फिलहाल बीजेपी से हमारे पास कोई है नहीं। सुखबीर तंवर, आपको इस अंतहीन संघर्ष का कोई समाधान दिखता है? अनामिका जी, जिस प्रकार से आज 115 दिन इस आंदोलन को हो गए हैं और 115 दिन के बाद जिस प्रकार से केंद्र सरकार की उदासीनता है और केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से जब ये अध्यादेश के रूप में कानून लाए उस पे उसी वक्त प्रश्न चिन्ह उठा। उसके बाद लोकसभा में क्या हुआ, राज्यसभा में क्या हुआ, अनेक बार आपके चैनल पे मैं कह चुका हूं। वो इस देश और प्रदेश ने देखा और कितना लंबा आंदोलन ये पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया से इस आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। ये आप और ये प्रदेश, देश सब इस बात से भली भांति अवगत है। आज अगर कोई अवगत नहीं है तो वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के गृह मंत्री जी, हमारे देश के कृषि मंत्री जी। ये कुछ एक लोग हैं जिनको इस आंदोलन की गंभीरता का आकलन नहीं है। वो अलग बात है कि इन्हीं के बनाए हुए एक प्रदेश के राज्यपाल महोदय जो बात कह रहे हैं वो भी आपको पता है। आखिर इनकी आंख कब खुलेगी? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना ये चाहता हूं, जिस प्रकार से स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई और जो स्वामीनाथन आयोग का गठन कांग्रेस के जमाने में किया गया, निसंदेह कांग्रेस भी उसमें पूर्णतः विफल हुई। कांग्रेस की विफलता के उपरांत भारतीय जनता पार्टी के जब उस वक्त प्रधानमंत्री जी मोदी साहब मनोनीत हुए कि प्रधानमंत्री बनेंगे, उस वक्त जिस प्रकार से आज के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी और जो राष्ट्रीय मोर्चा के अध्यक्ष होते थे, उन्होंने अनेक मंचों पे देश और प्रदेश में क्या कहा था वो भी आज स्मरण करने का विषय है। उन्होंने कहा था कि जिस दिन नरेंद्र मोदी दिल्ली की गद्दी पे बैठेगा, पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेगा। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन दोनों जुड़े हुए विषय को भी अलग अलग करके देख रही है। आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि आज जिस प्रकार से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में C2+50 की तो बात ही आप भूल जाओ। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या उनके प्रतिनिधि नहीं है, वो होते तो जवाब देते, वो तो बात ही भूल जाओ। आज ये बता दें, अगर हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को भी कुछ क्षण के लिए एक साइड में रख दें, आज एमएसपी कितनी फसलों पे है? ये अतीत में और वर्तमान में भी एमएसपी के नाम पे जो छलावा इस देश और प्रदेश में हो रहा है, इसका भी समाधान करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। आज तक किसान अनभिज्ञ था, आज तक किसान अनपढ़ था, लेकिन जिस प्रकार से आज किसान को इन काले कानूनों के बारे में जो जानकारी है और जो जिस प्रकार से अभी जो किसानों के प्रतिनिधि हैं वो बात कर रहे थे, निसंदेह जब 3 काले कानूनों के विषय में सरकार संशोधन के लिए राजी है और जो मुख्य विषय उन पे जब संशोधन कर देगी सरकार, तो फिर इन कानूनों में बचेगा क्या? निसंदेह इन कानूनों की वापसी ही सारा एकमात्र हल है। ये तीनों के तीनों कानून सरकार रद्द करे। ऐसा नहीं है सुखबीर तंवर, ये सवाल नहीं पूछा गया सरकार से और सरकार इस पर पहले भी प्रतिक्रिया देती रही है। लगातार यही कहा गया है कि अगर इस कानून को हम इन कानूनों को वापस ले लेंगे तो ऐसे ढेर सारे कानूनों को वापस लेने के लिए हमारे ऊपर दबाव बनने लगेगा। संशोधन इसलिए करना चाहती है सरकार। मैं आऊंगी सरकार के इस प्रतिक्रिया का जवाब लेने के लिए आपसे, क्योंकि बीजेपी की तरफ से आज हमारे साथ अभी तक कोई जुड़ा नहीं है। बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अंतहीन संघर्ष का समाधान कब? इस सवाल का जवाब हम लगातार तलाश रहे हैं। दर्शन ढांडा अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं और सुखबीर तंवर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपके पास आना चाह रही थी, लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया। सवाल आप ही के बात से पनपा था, जिसमें आप कह रहे थे कि सरकार को चाहिए कि वो अगर संशोधन के लिए तैयार है तो कानूनी वापस ले ले, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने सुना नहीं होगा। सरकार लगातार ये कहती रही है कि अगर कानून वापस लिया तो ऐसे ढेरों लोग उठ खड़े होंगे कि अभी इस कानून को वापस लीजिए, उस कानून को वापस लीजिए, और ऐसे अराजकता का माहौल बनेगा। अनामिका जी, हाँ,
जिस प्रकार से भूमि अधिग्रहण बिल भी ये लाए थे, जो कि किसानों पे बिल्कुल डेथ वारंट था, और उस बिल को भी वापस किया था ना। उस बिल को वापस लेने के जो इनकी मंशा थी, जो ये पूंजीपतियों को इस भारत भूमि को सौंपना चाहते थे, वो नहीं सौंप पाए। अब इन्होंने इन बिलों के मार्फत ये दूसरा रास्ता निकाला है। आज इस देश का किसान जागरूक है। इन्होंने पहले सिर्फ पंजाब का आंदोलन बताने की बात करी, उसके बाद इन्होंने हरियाणा का नाम उसमें जोड़ दिया, उसके बाद इन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नाम जोड़ दिया। और जैसा कि आपको भी पता है, ये देश और प्रदेश जानता है, आज किसान आंदोलन ये जो क्षेत्रवाद में बांधना चाहते हैं, यहाँ का ना रह के पूरे भारतवर्ष का आंदोलन हो गया है। और ये भारतवर्ष के किसानों की आवाज है, भारतवर्ष के किसानों की मांग है। जिस प्रकार के आलतू फालतू कानून ये अतीत में लाए हैं, उनसे जो आज जिस देश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित हो, और उस देश के कृषि आधारित व्यवस्था में अन्नदाता से ही उनके विचार ना लिए जाएं और इस प्रकार के कानून थोप दिए जाएं, तो आप उस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। इन्होंने 115 दिनों से बिल्कुल हम इस आंदोलन को देख रहे हैं, और अतीत में भी इस प्रकार से कांग्रेस भी इसी तरह के बिल लेके आई थी, लेकिन वो नहीं लागू करा पाए। उस वक्त आज की भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, और जिस प्रकार से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के मैं स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी को आज याद करूं, उनका उद्गार ये देख ले भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनको उसका जो विषय है वो बेहतर समझ में आ जाएगा। असल बात ये है, दोनों के दोनों आज ये जो भारतीय जनता पार्टी और अतीत में कांग्रेस, किसानों के जो हित हैं उनके लिए बहुत बहुत दुखदायी विषय इनका रहा है। और अंततः इनको किसी भी तरीके से आज इस प्रकार से दिल्ली को चारों तरफ से अन्नदाता बंधुओं ने घेर रखा है। आज केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। तो वैसे भी बता दूं मैं आपको, जिस प्रकार के सी वोटर और अलग अलग रिपोर्ट आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी जो आज के विधानसभा के जो चुनाव चल रहे हैं 5 राज्यों में, मुझे नहीं लगता कहीं भी है। इनको समझ जाना चाहिए, इनके पास चुनावी प्रचार के लिए समय है, लेकिन अन्नदाता की बात को सुनने के लिए इनके पास समय नहीं है। इससे दुखदायी स्थिति इस राष्ट्र में नहीं हो सकती। अन्नदाता की आवाज को ये सुने। मेरा तो विनम्र आग्रह आपके चैनल के माध्यम से है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, कृषि मंत्री जी, किसानों का मजाक ना बनाए। किसानी रहेगी तो देश रहेगा, किसान नहीं रहेगा तो देश भी नहीं रहेगा। ये इनको समझना और सोचना पड़ेगा। ठीक है, महिमा सिंह जी, सुना आपने सुखबीर तंवर साहब को ये कह रहे हैं कि एक ही थाली के दोनों चट्टे बट्टे हैं। आप चाहते थे कि ले आए लेकिन नहीं ला पाए, बीजेपी ले आई तो आप हो हल्ला कर रहे हैं। गलत दोनों ही हैं तंवर साहब के मुताबिक। देखिए, ऐसा है कि वो अनामिका जी, एक कहावत मुझे याद आती है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो भाजपा की तो हालत ऐसी है ही अभी फिलहाल। वो हर तरह के जो है जहां जहां हो सकता है वो फ्रस्ट्रेटेड इतने हो गए हैं। लेकिन अभी जो मैं बात सुन रही थी वो भी ऐसा है। देखिए, सभी अपनी अपनी जमीन तलाशते हैं और सभी को अधिकार भी है, लेकिन मुझे लगता है सभी के केंद्र पे जो एक मुद्दा और एक मसला होना चाहिए, मैं इनेलो के प्रतिनिधि से इत्तेफाक रखती हूँ इस बात पे, वो ये है कि राष्ट्र का, किसानों का, सभी का उद्धार होना चाहिए। राष्ट्र निर्माण का कर्तव्य है हम सभी का। उस पूरी कर्म निष्ठा से हम सबको कार्य करना चाहिए जब जब जो सत्ता में होता है। और आज सत्ता में भाजपा है और उनके पास इस कानून को रिपील करने के सिवाय कोई और विकल्प यहाँ पर नहीं है, अनामिका जी। और बात आप जब कह रही थी कि रिपील करने से तो फिर बहुत सारे कानूनों को रिपील करना पड़ेगा। आप याद कीजिए कि जब लाल बहादुर शास्त्री एक कानून ले आए थे, लाल बहादुर शास्त्री कानून ले आए थे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का, कि सभी जगह हिंदी जो है वो कंपल्सरी हो जाएगी। तो उस समय दक्षिण भारत से बहुत ज्यादा विरोध हुआ और ऐसे में एक सच्चे प्रतिनिधि की तरह से उन्होंने उस बात को स्वीकार किया, उसको एक्नॉलेज किया और उस कानून को वापस लिया। जब ये देखा गया कि समूह विशेष
और उस केस में समूह विशेष पूरी जनता थी, पूरी आवाम थी, और इस केस में समूह विशेष किसान हैं। तो जो समूह विशेष है वो समूह विशेष को लेकिन महिमा सिंह, इस समूह विशेष को सरकार राजनीतिक षड्यंत्र के तौर पर देखती है। बयाने आपने भी सुनी होंगी, जितने भी बयान जितने भी बयान निकल कर किसान है, तो किसान को षड्यंत्र की तरह दिख रही है सरकार, आप ये कह रही हैं। आपको क्या लगता है सरकार क्या कह रही है? सरकार नहीं कह रही कि राजनीतिक षड्यंत्र के अलावा कुछ नहीं है? भाई समूह विशेष तो किसान है यहाँ पर अनामिका जी, और अगर किसानों को षड्यंत्र के तौर पर दिख रही है सरकार, तो फिर ये तो सरकार के ऊपर जो है बड़ी दयनीय स्थिति मुझे लगती है कि जिन लोगों ने चुन करके उनको भेजा है, जिन लोगों ने उनके प्रति लिए मतदान करके, जिन्होंने उनको मेजॉरिटी में चुनाव करके भेजा है, केंद्र में भी और राज्य में भी, यदि उन्हें षड्यंत्रकारी समझ रहे हैं सरकार, और जो कि महिमा सिंह, आप या तो अनभिज्ञ हैं, या तो आप अनभिज्ञ हैं, या फिर सरकार ने जो बातें कही है इस आंदोलन को लेकर वो मैं आपको ब्रीफ करूं, थोड़ा वक्त लग जाएगा। मैं अभी थोड़ा, क्योंकि ये संसद के भीतर भी कहा गया कि किसानों को तो फिर भी समझा लें कि किसान कानून आपके हक में है, लेकिन कुछ आंदोलन जीवी हैं, कुछ परजीवी हैं, उनका क्या करें जो हमारे किसानों को बरगला रहे हैं। इस तरह के बयान एक नहीं सैकड़ों बार आए हैं। उन्हीं आंदोलन जीवियों के खिलाफ तो विधेयक ले आए हैं ये अभी जो कल लेकर आए हैं विधानसभा में। और मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखते हुए उस पर ही आ रही थी अनामिका जी कि बिल्कुल आपने जो बात कही, षड्यंत्रकारी माना है सरकार ने किसानों को, इनके हिसाब से तो पूरी जनता ही षड्यंत्रकारी है, जिन्होंने षड्यंत्र रच करके इन लोगों को घुमा रही है। मैम आप जवाब कब दे पाएंगी जब इसे स्वीकारेंगी? किसानों को षड्यंत्रकारी नहीं कहा सरकार ने, उनका ये कहना है कि जो उन्हें बरगला रहे, भरमा रहे हैं, जो उन्हें तीनों कृषि कानून के बारे में उल्टा सीधा पाठ पढ़ा रहे हैं, वो उन्हें कहा है कि वो षड्यंत्र कर रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं। आप कांग्रेस से हैं, आपको बेहतर पता है कि नहीं कहा है। अनामिका जी, बड़ी रोचक बात यहाँ ये है कि षड्यंत्रकारी उन्होंने किसानों को भी कहा है, बार बार कहा कि उनके बीच में खालिस्तानी है, बार बार कहा है कि उनके बीच में कोई बाहरी ताकतें हैं जो वहां पर जो सामान मुहैया करा रही हैं। इस तरह की बातें भी तमाम तरह के बयान आए हैं। और मैं आपकी बात पे और मैं इन तमाम बातों से इत्तेफाक रखते हुए ये कह रही हूँ, मैंने थोड़ी देर पहले जो यहाँ पर अशार पढ़ा दुष्यंत कुमार जी का, वो बिल्कुल इस परिस्थिति में सटीक बैठता है कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कि सरकार से हम कह रहे हैं कि वो दूसरों पर तानाकशी कर रहे हैं, दूसरों पर छीटाकशी कर रहे हैं, और अपने गिरेबान में झांकने की उनमें हिम्मत नहीं है कि अध्यादेश बैकडोर एंट्री से, पिछले रास्ते से जिस तरह से वो लेकर के आ गए, जिस तरह से उन्होंने किसी से भी जो कंसल्ट किए बिना, अब ये कल वाला विधेयक भी जो आया है ये भी इसी तरह से ये लोग लेकर के आगे, कांग्रेस के पूरे विरोध के बीच में। ठीक है, मेजॉरिटी उनके पास है, लेकिन क्या आवाम की बात को नहीं सुन पा रहे हैं? क्या कानों पर हाथ रख करके बैठ गए हैं? तो आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन आप ये देखिएगा कि अब आने वाले 5 राज्यों में जो चुनाव है अनामिका जी, जैसा अभी किसान नेता भी पहले कह रहे थे और तमाम चर्चाओं में मैं सुन रही हूँ, वहाँ पर इनको मुंह की जब खानी पड़ेगी, जवाब मिल जाएगा तो अपने आप वो पाँव के नीचे जमीन नहीं है और हवा में खड़े हुए हैं, समझ में आ जाएगा। फिर आ रही हूँ, डे 1 जब आंदोलन आप लोगों ने शुरू किया, आज 115वें दिन पर भी वहीं के वहीं खड़े हैं। जो 11 दौर की बैठकें हमने देखी, अब वो बेमानी सी जान पड़ती हैं, चूंकि कोई समाधान मिला नहीं और अब बातचीत भी बंद है। एक फोन कॉल की दूरी, आंदोलन जीवी परजीवी, बहुत सारे आपकी तरफ से अभियान, हमने दोनों पक्षों को देखा। आपने कहा सरकार हठधर्मी है, सरकार कह रही है कि किसान हठधर्मी हो गए हैं और उन्हें बरगलाया जा रहा है, इसलिए यह हठधर्मिता अब जो है वो किसानों की तरफ से दिख रही है। एटलीस्ट वो संशोधन पर हमसे बात तो करे। अब जब मन आपका बन रहा है कि अगर लिखित में कानूनन गारंटी मिल जाएगी तो हम संशोधन के लिए तैयार हैं, तो क्या ये बात आप लोगों ने, आपके पैनल ने, आपके नेताओं ने तोमर साहब तक पहुंचाने की कोशिश की कि हम करेंगे संशोधन पर आपके साथ बात, पहले आप हमें लिखित में कानूनन गारंटी एमएसपी पर दे दीजिए? आप लोगों की ऐसी कोई बात हुई सर? देखिए बहन जी, पहली बात तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि दोनों प्रवक्ताओं को आपने बहुत अच्छा समय दिया है, कृपा करके मुझे भी 5-7 मिनट पूरा समय लीजिए सर, पूरा मुद्दा ही आपका है, पूरा समय लीजिए, मैं टोकूंगी भी नहीं, बोलिए। जी 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 बहन जी, देखिए
जो आपने प्रश्न किया, पहले तो मैं उसका जवाब दिए देता हूँ कि एमएसपी पर जो कानून गारंटी की बात है, यानी कानून बनाने की बात है एमएसपी को, वो आज ही सुनने में आया है, जो इनकी 3 सदस्यीय कमेटी है, जैसा मैंने आपको बताया था। ठीक है, हाँ। अब ये बात कितनी सच्ची है और कितनी झूठी है, इस बात का भी पता नहीं है। ठीक है, जब ये सामने आ जाएगी बात, पूरी तरह से वो अपनी रिपोर्ट रख देंगे, उसके बाद मैंने कहा था कि जब ये कानून बना देंगे तो उसके पश्चात जो हठधर्मिता वाली बात आप कह रहे हो कि किसान हठधर्मी है, फिर कोई ऐसा रास्ता निकालने के बारे में संयुक्त किसान मोर्चा विचार करेगा। क्यों नहीं करेगा, कर सकता है। हम देश के हैं, देश हमारा है, देश के लिए सबकी जिम्मेदारी बनती है। और जो आज संयुक्त किसान मोर्चा जिस प्रकार से ये जन आंदोलन बना के चला है, उसका कारण क्या है बहन जी, जो तंवर साहब ने भी बताया था और बहन जी ने भी बताया था कि क्यों सरकार ये कानून लेकर आई है। इसका कारण मैं आपको अपने बुद्धि के लिहाज से मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जहां तक मैं सोचता हूँ पहले से भी, और इस मुख्य तौर से ये जो बीजेपी की सरकार है इसकी क्या सोच रही है। और काफी सारी सरकारों की, हिटलर के बारे में तो सभी ने सुना है कि उसने एक बात कही थी कि आदमी को, जनता को इतना मजबूर कर दो कि वो खाने पीने की सामान मुहैया करवाने को ही विकास समझे, तब कोई आवाज उठाना नहीं रहेगा, उठाने वाला नहीं रहेगा। अब मैं आपके सामने एक बात रख रहा हूं बहन जी कि हिंदुस्तान के अंदर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, थोड़ा सा राजस्थान का हिस्सा, यानी उत्तरी भारत जो है, उसके अंदर सबसे ज्यादा मिडिल क्लास फैमिलीज हैं। और मिडिल क्लास फैमिली अपने खाने पीने और रहने की सुविधा मुहैया करवाने के पश्चात देश की मुद्दों पर और समस्याओं पर आवाज उठाने लगती है। जो बिल्कुल गरीब तबका है देश का बहुत सारा, उसको तो बेचारे को सुबह से लेकर शाम तक अपनी परिवार की रोजी रोटी के लिए ही मरना पड़ता है, तो वो आवाज क्या उठाएगा। अब सरकार का क्या तरीका है, इस सरकार का, बीजेपी का, कि इस मिडिल क्लास को जड़ से खत्म किया जाए। और इसके ऊपर मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं, रिपोर्ट बता रहा हूं। वो रिपोर्ट क्या है बहन जी, वो रिपोर्ट ये है कि एक अमेरिकन पीई की रिपोर्ट है, उसने क्या खुलासा किया है कि हिंदुस्तान के अंदर 9 करोड़ 90 लाख के लगभग मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे, और 2014 से लेकर अब तक उसमें से 3 करोड़ 20 लाख मिडिल क्लास फैमिली क्रैश हो चुकी है, गायब हो चुकी है। मात्र 6 करोड़ 70 लाख लोग रह गए हैं, फैमिलियां रह गई है उसकी मिडिल क्लास की। महिमा सिंह मुस्कुरा रही है इस बात पर, क्योंकि राहुल गांधी भी गिना चुके हैं। मैं समझ रही हूँ आपकी इस मुस्कुराहट को। हाँ जी, मैं वही कह रहा, मैं राहुल गांधी जी की बात नहीं कह रहा, मैं तो आंकड़े बता रहा हूं। इसके अलावा और भी मैं अपनी बात रखूंगा आपके सामने। बोलिए। और मिडिल क्लास फैमिली को जब आप देखोगे बहन जी, तो एक किसान वर्ग, मिडिल क्लास फैमिली में 3 फैमिलियां है ना। हाँ। मिडिल का जो अपर है और एक लोअर है और एक मिडिल है, मध्यम वर्ग, और एक अपर मध्यम, एक लोअर मध्यम। ठीक है। हाँ। तो ये एक तो एक किसान से जुड़ा हुआ जो उसका दुकानदार है, जो बीज बेचते हैं, खाद बेचते हैं, दवाइयां बेचते हैं, या फिर एरो बनाते हैं, या ट्रॉली बनाते हैं, या फिर वो मिस्त्री है, या फिर किसान जिनसे कपड़ा खरीदता है, या फिर वो कंघी खरीदता है, या फिर कोई और चीज खरीदता है, छोटे छोटे दुकानदार, उनके साथ जो जुड़ा हो, एक वो वर्ग हो गया। और एक जो मिडिल क्लास फैमिली का वर्ग है, इससे अलग वो है सरकारी नौकरी वाला वर्ग। अब बहन जी मैं आपको दूसरी रिपोर्ट बता रहा हूं, सरकारी नौकरियां कुल कितनी घटी है इस 2014 से लेकर इन बीजेपी वालों के उसमें। पीएसयू, पब्लिक सेक्टर जो है, पीएसयू में 15 लाख कर्मचारी थे, इस वक्त 7 साल में घटकर 9 लाख रह गए, 6 लाख गायब, वो गए मिडिल क्लास। इसके बाद बैंकों की हालत क्या थी कि 35 लाख कर्मचारी थे, इस वक्त घटकर 6 लाख उनमें से घट गए, 29 लाख रह गए, और 10 लाख के ऊपर तलवार रखी हुई है गर्दन पे, जो कल हड़ताल पे थे। तो ये भी 19 लाख रह जाएंगे। इसके अलावा बहन जी मैं आरबीआई की रिपोर्ट का जिक्र करता हूं, जो मैं केवल मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूं, जो ये बीजेपी सरकार जिसको खत्म करना चाहती है। बिल्कुल समझ रही हूं। हाँ। जो आरबीआई की रिपोर्ट ये कहती है, हाँ जी, आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि सभी राज्यों के ऊपर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसके अंदर नंबर 1 पर यूपी है, नंबर 2 पर जहां पर इनकी सरकार थी महाराष्ट्र में वो, और नंबर 3 पर गुजरात है, जहां पर मतलब इनकी सरकार लगातार रही है बीजेपी की, तो वहां सबसे ज्यादा करोड़ है, तो करोड़ों का कर्ज है, नहीं 55 लाख करोड़ का कर्ज है। और सबसे मेन बात कि 90 लाख सरकारी पद इस वक्त देश के अंदर खाली पड़े, वो भरने की स्थिति में बिल्कुल नहीं दिख रहे, ना ये भरना चाहते।
और इसके अलावा बहन जी मैं आपको बता दूं मिडिल क्लास का हाल कि लेबर रिपोर्ट यानी लेबर मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसके अंदर ये कहा है कि जो लोग अपनी प्रोविडेंट फंड जमा करते थे अपने जीवन यापन के लिए बुरे समय के लिए, तो वो बुरा समय उन पे आ गया। 2020 दिसंबर तक 71 लाख अकाउंट बंद हो चुके हैं और 73,492 करोड़ रुपए उसमें से निकाले गए उनके द्वारा, यानी वो भी बेचारे बड़ी मुश्किल से 1,27,000 लोग उसके पीड़ित हैं। इसके अलावा बहन जी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कंपनियों के अंदर जो परमानेंट जॉब थी मिडिल क्लास की, उसके अंदर जो इस वक्त एक रिपोर्ट आई कॉमर्स मिनिस्ट्री की, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने ये रिपोर्ट दी है कि यूपी के अंदर अकेली यूपी के अंदर 1936 1936 इंडस्ट्री बंद हो गई, जिसके अंदर 2.5 लाख लोग नौकरी चलेगी जो परमानेंट थे, जो वो थे परमानेंट। सारे आंकड़े हमारे पास है परमानेंट की बात कर रहा हूं। रिपोर्ट मेरे पास है, मुझे जानकारी है और मुझे जी मैं ये कह रहा हूं सर ये जो चीजें देश भर में 7 लाख लोगों की परमानेंट की नौकरी चली गई है। सर ये जो आंकड़े आप गिना रहे हैं बिल्कुल यहाँ पैनल में सबको इसकी जानकारी है सर, अच्छी बात है आपने इसको। क्या ये मिडिल क्लास को खत्म करने के लिए नहीं है? ये बीजेपी का प्लान नहीं है कि मिडिल क्लास को खत्म कर दो फिर किसान बचा, किसान दर्शन डायना आप ही से है और ये 3 कानूनों के द्वारा किसान को पूरी तरह से खत्म कर दो। एक सवाल आप ही से है, हालांकि बहुत सारे सवाल थे। आपने कहा कि हम किसी राजनेता को मंच साझा नहीं करने देंगे, नहीं किया, लेकिन आपको सपोर्ट मिला, बहुत से पॉलिटिकल पार्टी ने आपको सपोर्ट किया। कभी आपको ये लगा कि ये जो पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है आंदोलन को, शायद इस वजह से राजनीतिक रोटियां सेकने वाली बात आ रही है और किसानों की बात सेकेंडरी हो गई है, वो गौण हो गई है, सामने सरकार छूटते ही कहती है कि ये तो राजनीतिक षड्यंत्र है, हमारे किसान खुश हैं और मुट्ठी भर लोग हैं, मुट्ठी भर जो हमारे किसान हैं जो हद से ज्यादा भोले हैं उन्हें भरमा दिया गया। जब तक आप इस पॉइंट को क्लियर नहीं करेंगे आपको लगता है कि सरकार सुनेगी? देखिए बहन जी मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूं, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं इसको एक उदाहरण के तौर पे बता दूं। बोल दीजिए। मैं एक नगर में रहता हूं, गांव में रहता हूं, उस गांव के अंदर जो एक एरिया है, बहुत सारा बड़ा क्षेत्र है, उसके ऊपर बहुत बड़ी समस्या आ गई, ठीक है ना, और दूसरा जो थोड़ा सा एरिया है उनके ऊपर समस्या नहीं है। क्या उस एरिया के लोगों को उनका साथ नहीं देना चाहिए? मैं इस बात को इस प्रकार से कह रहा हूं कि अगर विपक्ष बहुत ज्यादा मजबूत होता तो किसान को आज सड़क पे आने की जरूरत नहीं पड़ती, दिल्ली घेरने की जरूरत नहीं पड़ती, है काम तो विपक्ष को करना चाहिए था। जो काम किसान ने किया वो काम विपक्ष का था। किसान बेचारा क्यों महिमा सिंह नाम में सिर क्यों हिला रही हैं? बात है नाम में क्यों सिर हिला रही हैं? नाम में सिर इसलिए हिला रही है नामिका जी कि बिल्कुल जो आंकड़े उन्होंने बताए वो आंकड़े राहुल गांधी जी अपने सोशल मीडिया हैंडल से सबसे पहले बराबर साझा कर रहे हैं और इस देश में यदि विपक्ष का एक नाम है तो हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी हैं। हरियाणा प्रदेश में माननीय अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी हैं जिन्होंने नाम सिर मैंने इसीलिए हिलाया कि विपक्ष ने वो काम नहीं किया, ऐसा बिल्कुल कतई नहीं कहा जा सकता। कंधे से कंधा मिलाकर के आगे आकर के आपकी आवाज को बुलंद करने का काम लगातार किया है, आज भी कर रहे हैं। लेकिन आप समाधान तो नहीं ला पाए ना, समाधान नहीं ला पाए, आप वो प्रेशर नहीं बना पाए सरकार के ऊपर कि आज किसान, आप देख रही हैं कि कोरोना के मामले एकाएक फिर से बढ़े, एक बार फिर कोरोना ब्लास्ट हुआ है, आप लोग समाधान 115 दिनों में भी नहीं ला पाए, आप वो प्रेशर नहीं बना पाए। ये खैर मैं इसका जवाब आपसे भी लूंगी। तंवर साहब काफी देर से चुप बैठे हैं। तंवर साहब, अभय चौटाला ने इस्तीफा भी दिया, क्या फायदा हुआ? देखिए अनामिका जी, अभय सिंह चौटाला साहब का जो इस्तीफा है वो इस राष्ट्र के सांसद जितने भी हैं और हजारों की संख्या में जो विधायक हैं इस राष्ट्र में, किसान की आवाज बनने के लिए ही माननीय अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दिया है और उनका इस्तीफा अपने आप में एक उदाहरण है इस राष्ट्र के राजनेताओं की। नहीं वो तो है, उससे नहीं इनकार किया जा सकता, वो तो है, ठीक है, काबिल तारीफ है, लेकिन फायदा क्या हुआ? क्या इस्तीफे के रास्ते से समाधान ला पाए आप? देखिए अनामिका जी, आप भी भली प्रकार से जानते हैं जिस प्रकार का विषय चल रहा है आज, जिस प्रकार से मैं हरियाणा प्रदेश की सिर्फ बात करूंगा, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के अनेक बड़े बड़े नेता हरियाणा प्रदेश के अपने हलकों में नहीं जा पा रहे हैं और इससे ज्यादा क्या फर्क पड़ेगा?
ठीक है। आखिर इनके लेकिन ये नहीं चाहिए था ना सर, नहीं ये नहीं चाहिए था, हमें रास्ता नहीं रोकना था, हमें अन्नदाता को घर का रास्ता दिखाना था कि आप आइए, आपकी मांगों पर ये बात बनी, आप अपने घरों में खेतों में लौटिए। सुनिए, आप इनके गठबंधन के एक विधायक कहते हैं कि हमें अंडर गारमेंट भी लोहे के बनवाने पड़ेंगे, इससे ज्यादा और क्या शर्म की बात सर? रास्ता जो रोका जा रहा है, विरोध हो रहा है, वो आपके लिए और कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो सकता है, आप वहाँ खुश हो सकते हैं। किसानों की मांग पूरी नहीं हुई, ठीक है, बहुत जल्दी से क्विक रिएक्शन 20 सेकंड में। महिमा सिंह सर, नहीं प्लीज सर, मुझे वाइंड अप करना पड़ जाएगा। 20 सेकंड महिमा 20 सेकंड। अनामिका जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, हमारे नेता ने कहा कि 56 छोड़ो 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, माननीय राहुल गांधी जी ने कहा। और ये बार बार कहते हैं भाजपा वाले कि मुट्ठी भर से ज्यादा तो किसानों की जान चली गई। और किसान नेता से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप इस बात का आश्वासन रखिए कि हमारे विपक्ष का विरोध का नतीजा है कि आज भाजपा के तमाम नेता भी बढ़ चढ़ करके किसानों के साथ में आ रहे हैं। किसानों की आवाज के साथ साथ विपक्ष की आवाज का भी असर है, इस बात को भाजपा के तमाम नेता करना ही होगा। अगर भाजपा के तमाम नेता आ रहे होते, भाजपा के गवर्नर आप ये देखिए कि भाजपा से संबंधित हैं, गवर्नर है सत्यपाल मलिक जी। आप नहीं स्वीकारेंगी, कोई नहीं स्वीकारता कि हम कहीं पर कमजोर पड़ गए, कोई नहीं स्वीकारता। बहरहाल फिर भी उम्मीद करते हैं कि अन्नदाता की समस्या का समाधान उन्हें मिले। 115 दिन